तीन शब्द एक साथ लिखे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। देखिए, ये तीनों शब्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साहब लिबर्टी पे जोर ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वही करता है डेमोक्रेसी को। ये ऐसा क्यों, इसके लिए हम लोग एक तो भाई जो बताने वाले लोग हैं, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, उनसे हम सीखे, कांट, प्लेटो इत्यादि इत्यादि। वो ऐसा कहते हैं कि यही है सबसे महत्वपूर्ण। और थैंक यू। और दूसरा ये है कि लिबर्टी एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट है। ये काफ़ी बृहद परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए इसको। ये सिर्फ कोई फ्रीडम या किसी चीज़ से मुक्ति पाने जैसा चीज़ नहीं है, ये उससे अधिक बृहद परिप्रेक्ष्य का है। जब इसका संबंध एक तरह से मोक्ष जैसी चीज़ों से है। यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेसी इतने लंबे समय से है, वो समता का स्टैचू क्यों नहीं बनाए? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ फ्रेटर्निटी, उसका क्यों नहीं बनाए? बंधुत्व, विश्व बंधुत्व में विश्वास होना चाहिए, उसका स्टैचू क्यों नहीं बनाए? स्टैचू किसी का है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना। चूंकि लिबर्टी है तो अपने आप ये दोनों सब बात इसी में घुस जाता है, सभी आ जाता है। जैसे परिवार में भी देखें, बहुएं आपस में लड़ती हैं, अगर ये वाला काम आप करोगे, ये मैं क्यों करूं, इतना मैं ही क्यों, अब से बंटवारा कर दीजिए, आइडेंटिफिकेशन इक्वल कर दीजिए बस। उसके बाद यहाँ का सब्जी वहाँ ट्रांसफर, वहाँ क्या बना है, वहाँ से यहाँ, संबंध अच्छा हो जाएगा। जब तक बंटवारा नहीं है संबंध खराब होता है। और बंटवारा कोई दिलों का बंटवारा थोड़ी होता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन जो है अल्टीमेटली इंडिविजुअल अकेले जी ही नहीं पाएगा, है ना, वो तो स्वभाव है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन की चैलेंज होती है। तो झगड़ा तभी तक होता है जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और ये कहीं भी है, मोहब्बत में हो, फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, ये हर जगह ऐसे ही होगा। लेकिन जैसे ही एक लेवल का आइडेंटिफिकेशन हो गया, संबंध अच्छे हो जाते हैं, है ना। तो यही है, पति पत्नी में भी जब तक एक दूसरे को क्रैश करने की या एक दूसरे को नीचे दिखाने की चीज़ें रहेंगी, तभी तक विवाद, भावनाएं, ये सब रहती है। दोनों को बराबरी का जिस दिन मान लिए, सबसे अच्छा फ्रेंड हो गए, फिर वो ठीक हो जाता है। तो यही है ना। इसलिए लिबर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी में इक्वालिटी अंतर्निहित है, इसी में फ्रेटर्निटी भी अंतर्निहित है। तो जैसे अभी भारत जिस स्थिति में है, अगर सारे जो मुख्य धारा से पिछड़े जो हैं वो मुख्य धारा में आ जाएं, सिर्फ इतना हो जाए, मुख्य धारा का मतलब ये हुआ सबको रोजगार हो जाए, सबके पास घर हो जाए, सभी हवाई जहाज में घूमने लायक हो जाए, लेकिन आम अच्छा जीवन, ठीक ठाक जीवन जो होता है, जो विकसित देशों में लोगों के लिए रहती है, सभी के लिए, ये ना रहे कि हम हवाई जहाज का सपना देखें, है ना। ये ना रहे कि हम ट्रेन में भी नहीं गए, कुछ ऐसे भी गाँव के लोग मिल जाएंगे ऐसा, या कभी अच्छा खाना खाने को मिला नहीं। ये सब दिन जब चला जाएगा इस देश का, तो अपने आप ये सब जो है ना, कास्ट, रिलीजन और ब्ला ब्ला लाइन पर जो झगड़े होते हैं, ये तो खत्म हो जाएंगे, सिमट जाएंगे अपने आप। ये समस्या एक दिन गायब होने वाली है। स्वतंत्रता मिली ना जैसे देश को, ऐसे ही स्वतंत्रता मिलेगी इन सब चीज़ों से। लेकिन उसके लिए पहले आइडेंटिफिकेशन इक्वल करना पड़ेगा। तो वो जो गिनी कोफिशिएंट जो आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, कि जो जनसंख्या है उसके बराबर की आय वो हो, तभी वो सब कुछ चीज़ हो सकता है। अब उसके बाद ये अलग बात है कि हवाई जहाज में सभी चढ़ने लायक हैं, लेकिन अब ये अलग बात है कि भाई किसके पास जेट है, किसके पास अपना हेलीकॉप्टर है, वो छोड़िए, वो तो यूएस में भी है ऐसे अल्ट्रा रिच, वो अलग बात है। लेकिन यूएस के भी जो लोअर मिडिल क्लास जो जीवन जीते हैं, वैसा जीवन जीने लायक अगर सबको बना दिया जाए, सारी समस्याएं समाप्त। नेक्स्ट सी, उपासना का मतलब कि भाई हम कैसे भी करें, हम पैर ऊपर सर नीचे करके हम भगवान का वो करें, करते हैं लोग ऐसा, है ना। और भी समझिए, जैसे बैम्बू ट्री पे हम ऊपर चढ़ जाएंगे, देवी हमारे पे आ गई, करते हैं कि नहीं। गांव घर में जाइए और पूजा पाठ की अपनी पद्धति, आराधना की, उपासना के तरीके, हम अभी खाना खाएं फिर नहीं खाएंगे,
ये सब का भी फ्रीडम हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी हमें इस बात के लिए डिबार नहीं कर सकता। हमें एक हाथ में लाल कपड़ा, दूसरे में पीला, किसी में कुछ लेके कुछ भी करें, ये सब है। जो भी रिचुअल्स हैं हमारे, समझ गए, आराधना उपासना का सेंस इन तरह से समझा जाना चाहिए, है ना। जैसे हम मेनका गांधी केस देख सकते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार तो सबका मास्टरी हो जाएगा आपको, लेकिन अभी अगर जानना चाहें तो 1972 का देख सकते हैं उसका डिसीजन, 1978 मेनका गांधी केस देख सकते हैं। तो स्वच्छ जलापूर्ति का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, प्यार मोहब्बत का अधिकार, है ना, गोपनीयता का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना। अब तो इच्छा मृत्यु का अधिकार, कितना अधिकार ही अधिकार है ना। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, भ्रष्टाचार मुक्ति का अधिकार, है ना, ब्ला ब्ला, शिक्षा का अधिकार, इतना एक्सपेंशन किया है। क्या है ये सब? क्या है? सिर्फ लिबर्टी लिबर्टी लिबर्टी। अधिक से अधिक जो अनफोल्डिंग चीज है, हाँ, जिसको चीजों को जो छुपा हुआ था या डी इन्वेलप जिसको किया, सबसे ज्यादा निकाला, वो यही है, लिबर्टी ही है। तो कभी भी एग्जाम में, अभी देखिए क्या है कि सेकंड पेपर जीएस में पूछे हैं कि 2 शब्द पहले, अभी इनमें से एक चीज पूछ देंगे कि संविधान में दिए गए ये 3 पहलू, भले ही मूल अधिकार के नाम पे पूछ दें, आप पढ़ रहे हैं उद्देशिका में, इसमें क्या वजह है कि लिबर्टी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, इसके पीछे का तर्क क्या है। तो ये सारे तर्क उठा करके डालने हैं। और हमारा विषय में तो क्या आ जाता है कुछ पता नहीं है ना। तो हमारे लिए तो है ही है, पेपर 2 में एनी टाइम कभी भी, कभी फंडामेंटल राइट्स है या कुछ भी। नोटबंदी जब हुआ था उस समय कहीं कुछ पूछा नहीं, हमारे यहाँ पूछा था, कहीं कुछ है ना। इसीलिए कुछ इकोनॉमिक्स की चीज़ें मैं इसमें शुरू कराने जा रहा हूँ। तो करेंट, है ना, जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब चीज़ें वो थोड़ा पूछ डालते हैं। और सिलेबस में जिस तरह से हैं वैसा बिल्कुल वो पूछते नहीं हैं, वो पूछ ऐसा लेते हैं जो समसामयिक समय में चल रहा है। तो उन सब चीज़ों को भी इसमें उठाएंगे, ठीक है। आ जाइए नीचे। अब मेजर पॉइंट्स जो लिख रहे थे वही लिखते आइए। जैसे स्वतंत्रता, समता, बंधुता, तीनों के टाइटल में मेजर पॉइंट्स, ABCD से बाहर आ जाइए। ये जो देखेंगे कि भाई लिबर्टी पर जोर ज़्यादा क्यों है, इससे हट करके अगला पॉइंट डालिए। मेजर पॉइंट, ABCD नहीं। उद्देशिका में समता को अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता, अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता के रूप में मान्यता दिया गया है। मान्यता दिया गया है। ठीक है। प्रतिष्ठा की समता को सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिष्ठा की समता को सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकार में आर्टिकल 18 के तहत टाइटल, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किया गया है ना। तो हम लोग राय बहादुर, ब्रेव जेंटलमैन, बाबू साहब, फलाना ढिमकाना, महाराजा धीराज, ब्ला ब्ला, ये सब नहीं कर सकते, है ना। और हम पढ़ेंगे तो जानेंगे, कुछ अवार्ड दिया जाता है, जैसे पद्मा पुरस्कार, पद्मा अवार्ड, इस पे भी मामला उठ गया कि ये पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, ब्ला ब्ला, ये क्यों देते हो। ये देने से भी उपाधि एक तरह से हो जाती है कि भारत रत्न है। तो भारत रत्न तो सारे लोग हैं, 125 करोड़ का रत्न बेरत्न है, तो एक ही 2-10 भारत रत्न क्यों, है ना। ये मामला उठता है, ये पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फंडामेंटल राइट में आगे जाके।
बाद में इसका जांच हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस पे क्लैरिटी किया कि देखो भाई ऐसा है कि पुरस्कार से उपाधि में कंफ्यूज मत हो। पद्मा अवार्ड है, पद्मा टाइटल नहीं है, लेकिन उसमें भी है कि भाई टीचर को विशेष मान्यता है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे भी टीचर रहे हैं, है ना, और शायद उन्हीं के कुछ वजह से, उन्हीं के तड़पाए हुए वजहों से इतना तंग किया है कुछ शिक्षकों ने, इस वजह से कुछ हमें भी कुछ सीखने को मिला, है ना। तो टीचर के लिए ठीक है, और दूसरा डिफेंस के ऑफिसर्स के लिए, डिफेंस पर्सनल शब्द बोलिए, इनके लिए है भाई ये टाइटल बोलेंगे, इनका योगदान बहुत गजब का है, इनके लिए 7 खून माफ है ना। तो कोई प्रोफेसर, डीन, ब्ला ब्ला ये सब बोले, वो बोलता है, वो चलता है, इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। और रिटायरमेंट के बाद भी मेजर जनरल फलाना ढिमकाना एक्स लगा देते हैं आगे जरूर, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं अपने टाइटल, है ना, कि वो ऐसे थे। इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई नहीं करेगा, ठीक है। जैसे जॉइंट सेक्रेटरी ये सब नहीं, लेकिन लोग क्या है, शादी विवाह के कार्ड में भी नाम लिखवाते हैं उसमें भी नाम लिखवाते हैं। तो हालांकि उस पर कोई कुछ कर दे तो सब डिफेमेशन का केस हो सकता है ना। ये सब एंटी इक्वालिटी प्रैक्टिस है। अगर कोई ये मामला उठा दे कोर्ट में, पैसा उसे देना पड़ जाएगा, बहुत हर्जाना। अब जेल नहीं जाएगा, लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस में लेकर के भविष्य में मत करना, दंड होगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन लोग करते हैं, बहुत सारे एक्टर, वो पद्मश्री कमला हसन वो यूज कर देते हैं लोग, लेकिन नहीं करना चाहिए, लिख देते हैं पोस्टर में भी। हाँ जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, यही बात। लेकिन ऐसा देखिए क्यों हो जाता है, भारतीय समाज में ना इतनी लीगल अवेयरनेस नहीं है। आपको मैं बताऊं, आपके ढेर, अब नाम लेना अच्छा नहीं है, ढेर सारे मंत्री, आईएएस ऑफिसर, आपको क्या लगता है जो आईएएस बन जाता है बहुत ज्ञानी हो जाता है? अरे 6,500 आईएएस है इंडिया में, 1-2 थोड़ी है, कितने चंपक हैं उसमें तो ये एक अलग विषय है कि किससे कितना अवेयरनेस है इस बात की, ठीक है। तो हमारे देश में इसका अभाव है। और कुछ जब भी कुछ शादी विवाह होता है तो यही देश है ना जहाँ भाई दहेज का जो सिस्टम है, दहेज अपने आप में क्या है, जो प्रिटेंड किया जाता है ना कि हम धरती हिलाते हैं तो हिलता है, दहेज दो हमारे तभी होगा विवाह, वरना ना होगा। तो अपने वैल्यूज को दिखाते हैं ना। जैसे आप गांव घर में जाइएगा तो होगा कि कोई आया देखने के लिए, लड़का देखने, तो लोग माहौल बनाते हैं। हमारी 10 भैंस है वहाँ आम का 10 पेड़ है, केले का बगान है हमारा, वो तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही सब बच्चे उच्चे खाते पीते रहते हैं हमारे, है ना। इतना जमीन है, उतना वो है, ब्ला ब्ला। और कुछ दिन पहले वो आए थे, एक ऐसे ही वो इतना कह रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि हमारा मन नहीं है, तो आपको एक दे दिया फिगर, एक इससे ऊपर चलोगे तो कुछ होगा। तो अब ऐसा ही सिस्टम से अगर कार्ड छपेगा तो उसमें भी दिखाएगा कि नहीं आम का पेड़ है, ब्ला ब्ला है, तो भारत सरकार का चिन्ह है ना, हमारे पास ये अधिकार है, ये पद है, ये ऐसा है, समझ गए, इतना ही सिंपल है। तो ये सब का देखिए निचोड़ क्या है, सभी को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जिस दिन हो जाए, मैं जो कह रहा था पहले कि सबके पास इतना हो जाए कि वो हवाई जहाज में घूमता हो, जब मन करे टिकट कटा ले, है ना, घर में रहता हो, अच्छे से खाना खा लेता हो। अब मैं ग्रिड की बात नहीं कर रहा, मैं नीड की बात कर रहा हूँ बस। ये सब का पूरा जब हो जाए, ये सब कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना, और अपने यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। सबका जड़ यही है। देखिए फ्रेटर्निटी को ऐसा नहीं कि सिर्फ नेशनल लेवल पे देखिए कि हमें भाईचारा होना चाहिए इंडिविजुअली, इसको ना किसी प्रोफेशन के साथ जोड़कर, जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में कितना फ्रेटर्निटी है ना, कुछ भी हो, कितना भी आपस में कंपटीशन हो, कितना भी खराब हो,
सब कभी कभी साथ में बैठ करके देखते हैं ना, एंजॉय करते हैं, वो भी अपने आप को देखते हैं, हाँ, किसी को अवार्ड देते हैं, कुछ करते हैं। अवार्ड भी हालांकि फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन कितना फिक्स होगा? जैसे भाई इतने बदनाम है कि स्टेट पीसीएस में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन फिर भी मेरिट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? हमने हरियाणा जैसे स्टेट्स में भी देखा है, हमारे बच्चे क्वालिफाइड हैं जो ऐसे ही हैं, उनके घर वाले बताते थे कि देखो इतना दे दो, मैं मना करता रहा, एक बार नहीं हुआ, तो फिर हुआ कि फिर वही तुम्हारे जो टीचर हैं यही सब सिखाते रहते हैं, अगले बार लेकिन ऐसे ही हो गया, बिना कुछ और किए हुए जो फैमिली वाले चाह रहे थे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए फ्रेटर्निटी किसी व्यवसाय में, फ्रेटर्निटी किसी गांव में, फ्रेटर्निटी सोसाइटी में, फ्रेटर्निटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, फ्रेटर्निटी किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, इन आधारों पर भी देखा जाना चाहिए, माइक्रो लेवल पर, है ना। सेंस इसका ये है, और वो स्पिरिट है जो इंडिया के प्रेम्बल में दिखाया गया है कि हम इस तरह की फ्रेटर्निटी को स्वीकार करते हैं, है ना। भाई लोग भी होते हैं जो अंडरवर्ल्ड वाले, उनमें भी फ्रेटर्निटी होता है, वो भी आपस में गैंगवार करते होंगे, लेकिन एक तरह की फ्रेटर्निटी है कि हम आपके पिताजी को नहीं मारेंगे जाएगी, है ना, उनको छोड़ करके हम बाकी को देख लेंगे। पर्सनल अटैक नहीं, बाकी सब चलेगा। पॉलिटिशियंस देख लीजिए, हालांकि उनके तो वो कब किसके हो जाए वो पता नहीं है, लेकिन उनमें गजब का फ्रेटर्निटी होता है ना। वो जनता के लिए है कि ये ऐसा वैसा, कैमरे के पीछे आके फिर बोलेंगे देखे तुम्हारा आनंद लिए ना, अच्छे से जवाब देना, तो वो भी जवाब देगा और सबके संबंध अच्छे। उद्देशिका में बंधुता की प्रासंगिकता, क्यों बंधुता दिया गया है ना। अब देखिए, बंधुता अकेले अपने आप में कोई विषय नहीं है ना। विषय तो लिबर्टी है, विषय इक्वालिटी है, ठीक है, ये अपने आप हो जाता है। हालांकि इक्वालिटी भी अपने आप हो जाता है, सिर्फ एक ही हो जाए तो, अब ये समझ चुके हैं। लेकिन इसकी अगर लाइनें थोड़ी पढ़ें तो आप देख पाएंगे, और बहुत सारे डायलेमास को ये दूर करते हैं। व्यक्ति की गरिमा, गरिमा के लिए जरूरी है ना, मैं बीच से पढ़ रहा हूँ यहाँ से, है ना। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये नया है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम ये अपनाने जा रहे हैं। यानी इंडिविजुअल जो इंटीग्रिटी है और नेशन की जो इंटीग्रिटी है, या इंडिविजुअल जो हम लोग कहते हैं कि भाई आदर, इज्जत, एक पर्सनालिटी के लिए जो होना चाहिए, या आइडेंटिफिकेशन हम लोग जिसकी बात करते हैं, उन सब के लिए बंधुता जरूरी है। ठीक है, अकेले अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, उन चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए जो है। अब जैसे कोई भी सोशल इशू का टॉपिक आए, महिला आ जाए, है ना, लिंग असमानता का विषय, ठीक है, चाहे वो सामाजिक न्याय में हो या एथिक्स में, अब ये वाले पहलू को उठाकर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आईआर में आप लिख रहे हो, आईआर में किसी एक व्यक्ति पर या उसके पॉलिसीज़ पर कुछ चीज़ें हों, वहाँ पे बंधुता की चीज़ों को लेकर के आ सकते हैं। राष्ट्र की एकता के मैटर पर इसको लेकर के आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मैटर का समाधान सोच सकते हैं। 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, हटना चाहिए तो कैसे हटना चाहिए, तो बंधुता के आधार पर बता सकते हैं। क्योंकि हटाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? एकता, अखंडता के नाम पे। वह जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम ऐसा चाहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, अगर अभिन्न अंग बनाने के लिए हम जबरन 370 हटा करके अन्य स्टेट के जैसा उनको ले लें और फोर्स अप्लाई कर दें और मारकाट होने लगे, रोज 2000 लोग मारे जाएं, है ना, कभी इधर ब्लास्ट हो कभी उधर ये हो, तो बहुत अच्छा होगा, तो बंधुता चली जाएगी ना। बंधुता के कॉस्ट पे एकता अखंडता के लिए काम नहीं करना है। इसीलिए अगर 370 हटाना है तो उसके लिए अगर संवैधानिक प्रावधान देखेंगे तो क्या है, 2 है।
एक तो राष्ट्रपति संकल्प लाए, तो राष्ट्रपति तो कुछ करता नहीं है। राष्ट्रपति आर्टिकल 74 से प्रेरित होकर करेगा, उसके लिए सिस्टम ये है, यानी ये प्रधानमंत्री को कहना है। तो एक रेजोल्यूशन लाना है बस, जो कि पलक झपकते, नहाते धोते कभी भी लाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। पहला ये हटाने के लिए। दूसरा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इससे ताल्लुकात रखती हो, वो भी बोलती हो कि हाँ जी ठीक बात है, ठीक है। तो वो संविधान सभा कब की थी? जब 26 अक्टूबर 1947 में विलय पत्र हुआ, तो हुआ कि भाई हम अपना अलग से बनाएंगे, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई और जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ। और जब संविधान ही लागू हो गया तो संविधान सभा क्यों रखे रहेंगे? तो संविधान सभा कब की समाप्त हो गई। तो उस लिहाज से देखें तो जीवंत चीज जो अवेलेबल है अब वो एक ही है। दो था, 1+1, एक खत्म हो गया, एक है, और ये कभी भी हो सकता है। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस है ऑलरेडी। लोगों ने कहा कि नहीं, जब हो ही नहीं सकता ये, है ना, क्योंकि संविधान सभा खत्म हो गई है और लिखा है ये कि संविधान सभा बोलेगी तो होगा। तो ऐसा लेकिन लॉ होता नहीं है, लीगल पॉइंट्स ऐसे नहीं होते। अब हमारे दादाजी जीवित होते तो ऐसा कर रहे, भाई कौन इमोर्टल होता है? तो हमेशा लॉ हमेशा क्या प्रोग्रेसिव माइंड का होता है। तो लॉजिक तो ये बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है, लेकिन डिसीजन कोर्ट के हाथ में है और खुद उसके लिए भी एक डायलेमा का विषय है, और वो भी इतना जल्दी इसको क्लैरिफाई करना नहीं चाहेगी। जिस बेंच में होगा वो कम से कम 8-10 बार स्विट्जरलैंड जाएंगे गर्मी के दिनों में, सोचेंगे कि क्या करें यार, जब आता है आगे डेट बढ़ाओ 6 महीने 1 साल, वो भी विचार करेंगे। आसान विषय ये नहीं। कई बार जब न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको इतना डायलेमा आता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक तरफ का कुछ कर दें ऐसा, लेकिन इन सब का निचोड़ कहाँ पे है? इधर है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका में स्पिरिट दिखाया गया है कि भाई लॉजिक क्या है। कुछ पार्टियां है ना, दक्षिणपंथी पार्टियां ऐसी जो नेशनलिस्ट नेचर की हैं, वो चाहती हैं कि उसको हटा दिया जाए। उसमें वो उनका फायदा दिखती है, जो उन लोगों को भी फायदा अन्य स्टेट्स के ऐसा हो जाएगा, उनके लॉजिक है। जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चाहती हैं ऐसा ना हो, है ना। अब सवाल उठता है कि क्या होना चाहिए, कि अब तक तो चल ही रहा है ना जी। 26 जनवरी 1957 को उन्होंने अपना संविधान लागू किया, चलाया, चुनाव हो रहे हैं, लोगों का फेथ है, तो अब उसमें चेंज करने की क्या जरूरत है? कबूतर ने एक अपना बना लिया घोंसला जबरन उसको कि चलो तुमको हम सोने के घर में ले चले। अरे रहने दो यार, बन गया है। एक तो पहला यही है लॉजिक कि कोई बहुत लॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर हटाना भी है तो बंधुता मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि एकता अखंडता के नाम पे ही हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जब तक लोग इसको अलाउ नहीं करते हैं, तब तक ये होगा। यहाँ रेफरेंडम नहीं होना चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए। रेफरेंडम बड़े मैटर पे होता है कि भाई हम इंडिया में हैं कि पाकिस्तान में, वो तो मैटर ही नहीं है, ये विषय ही नहीं हो। तो थोड़ा पंडित नेहरू जी के थोड़ा सा सिंप्लिसिटी की वजह से ये मामला आ गया, जाके वहाँ बोल रहे करा लो रेफरेंडम, देख लो, तो दिक्कत हो गया। वो पकड़े हुए हैं एक चीज़ को, वो तो विषय ही नहीं ना, क्योंकि विलय पत्र से आया, संस्थाएं बनी हुई हैं, उन्हीं के हिसाब से बनी हुई हैं, चुनाव हो रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, तो हम रेफरेंडम क्यों कराएंगे? तुम हमारे साथ रहोगे कि उनके साथ? वोट हमें दे रहे हैं ना, ये विषय खत्म हो गया। IR में जब भी लिखना हो तो इस तरह से होगा। तो क्या होगा? प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे होता है कि क्या आपको लगता है कि अन्य राज्यों के जैसा आप हो जाओगे, इससे आपका ज़्यादा हित है? बोलो हाँ या ना। लोग बोलेंगे ना, तो जा खत्म, जैसा है वैसा ही रहने दो, है ना। और सबसे अच्छी बात है कि जब तक कि वहाँ खुद इसके लिए अवेयरनेस ना आ जाए, अब दिल जोड़ने की नीति ऐसा चलाई है कि खुद ही बेचैन हो जाएंगे कि हम नहीं रहेंगे ऐसे, हम ऐसे होंगे, है ना। अभी देखिए जो पद्धति है उससे जम्मू कश्मीर में बेस्ट टैलेंट जा नहीं पाता है ना। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को तो नौकरी करना है तो जाना पड़ता है, वह भाग खड़े होते हैं उसके बाद।
ये सब जब जाने लगेंगे, इनके जब उनको टेस्ट लग जाएगा, आनंद आने लगेगा जब, तो अपने आप बोलेंगे कि हमें भी उधर ही ले लो, तो आ जाएंगे। ठीक है, तो उस दिन का इंतजार करना चाहिए और किसी हाल में बंधुता ना बिगड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो कभी भी जम्मू कश्मीर वाले मैटर पर लिख रहे हो, ये काम आएगा। यहाँ पे जो गवर्नेंस का नोट्स है उसमें इस तरह की चीजें होंगी, और ये कोई पॉलिटी का किताब नहीं लिखेगा, समझ गए? ये आइडियाज आपको डेवलप करने पर, इंटरव्यू में बोलो, आपसे कभी भी पूछते हैं बताओ जी हटना चाहिए कि नहीं, तो सारा लॉजिक बता दो कि सर क्या क्या पॉइंट है, हटना चाहिए तो किस आधार पर हटना चाहिए, बंधुता ना बिगड़े, बस ये ध्यान में रखते हुए अपना दे दीजिए, सारी दुविधाएं खत्म। तो क्या सीखे हम लोग इस चैप्टर से, कहाँ कहाँ के लिए क्या सीखे? कुछ शब्द सीखे मुख्य परीक्षा के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार वो आ रहे हैं, आएंगे हमारे सब्जेक्ट में भी और जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी, और उसी तरीके से आप पढ़े हैं जो फ्यूचर में और रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, और पीटी के लिए कुछ हम जाने कि तथ्य कुछ जान लिए, कब आया, कब इसको माना गया, है ना, अमेंडमेंट करके कौन कौन से शब्द लाए गए, शब्दों के प्राइमा फेसाई पहली नज़र में निहितार्थ क्या है, रिपब्लिक तो क्या हम उसका मतलब है, कई पीसीएस वीसीएस में भी आता है, इन अर्थों में ही इसको देखना चाहिए। तो पीटी मेंस दोनों ही जगह पे जब निबंध लिखने जाएं तो इसी स्पिरिट से आंसर लिखें, अपने विचार इन्हीं को ध्यान में रखकर बताएं, है ना, और इसको संविधानवाद से जोड़ करके भी देखा जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से भी। प्रश्न लिख दीजिए। अच्छा हाँ, एक तो छूट ही गया, एक ले लीजिए पहले, एक बहुत अच्छा इन्होंने बताया, सेक्युलरिज्म लिखे तो पंथ निरपेक्षता, है ना, इसको पॉइंट्स में आइए। पहला, पंथ निरपेक्षता को ब्रैकेट में लिख दीजिए, सेक्युलरिज्म को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, मतलब धर्म निरपेक्षता कोई शब्द ही नहीं है, संविधान में इस्तेमाल ही नहीं है, वो तो पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर इस्तेमाल होता है, किसी पार्टी को बताने के लिए कि आप मिसयूज करते हैं धर्म का, और वो एक तरह का राजनीति का, है ना, अपना एक स्कूल है, अलग तरीका है उनका, आपको लेकिन उससे हट के जानना है, और धर्म के मामले पे समझना भी है तो कैसे समझना है, इंडिया कैसा है, स्पिरिट वो अभी पता लगेगा। दूसरा पॉइंट, सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षता, रेशनैलिटी, है ना, विवेकशीलता और औचित्यपूर्णता के आधार पर सेक्युलरिज्म विवेकशीलता और औचित्यपूर्णता, रेशनैलिटी के आधार पर, रेशनैलिटी के आधार पर पर्सनैलिटी के आधार पर अच्छे जीवन की चाहत में विज्ञानवादी
विषय वस्तुओं को मान्यता दिए जाने से संबंधित है। ठीक है, देखिए कुछ समझना भी है। अगर मान लीजिए सेकुलरिज्म को हम लोग को समझना है, एक शब्द याद रहे बैकग्राउंड म्यूजिक में, रैशनैलिटी, है ना। कोई भी ऐसा चीज, कोई काम, गतिविधि, है ना, जो तर्क के आधार पे हो, तर्क हो बस, है ना, और लक्ष्य हो अच्छा जीवन। अब उसके लिए कोई धर्म है, ठीक बात है, धर्म कोई सिखाए हैं कुछ, लेकिन ये है कि एक का है दूसरे का नहीं है, वो गलत है फिर, है ना। और एक्चुअल में धर्म के लाइन पे हम कैसे हैं वो अभी हम आ रहे हैं, उसको देखेंगे। पहले तो इसको धर्म वर्म से पहले ही पहली नज़र में खारिज करना है कि इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका नंबर 1, इसका लेना देना रैशनैलिटी से है, तार्किकता से है, विज्ञानवादी सोच से है, और इसीलिए कर्तव्य भी बनाया गया है आगे, है ना। हमारा कर्तव्य है, हम सबका मूल कर्तव्य है कि हम विज्ञानवादी सोच के बने, भूत प्रेत और सुपरस्टिशन, अंधविश्वास से बाहर आए, इल्यूजन से बाहर आए, और तार्किक तरीके से चीज़ों को देखने का पहले प्रयास करें। एक तो ये इन चीज़ों को दिखाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप तार्किक हो जाएंगे ना तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। जब तार्किक नहीं होंगे तो जैसे बच्चे का जन्म हो रहा है तो धुआं करो धुआं करो, क्यों है जी? इसीलिए भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, उन आत्माओं से बचने के लिए धुआं करो। तो क्या अस्थमा का डिजीज माता को दे दी, है ना, बच्चे का जन्म लेते ही कोई बीमारी आपने दिया, तो क्या आप जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, कहीं भी अब कोई बच्चा इंतजार में रहे कि मंगल बुध ग्रह हमारा अच्छा होगा तो हम पास करेंगे, इससे अच्छा है कि तार्किक रूप से पढ़े। अच्छा, वो होता भी होगा, अगर उसको एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, वो है तो भाई है तो है, जो है तो बदलेगा नहीं, लेकिन जो बदल सकता है वो करो। ठीक है, कहीं पे भी तर्क का तो जगह कहीं है ना, कहीं भी किसी भी तरह की चीजों में, मतलब मरने से लेकर जन्म लेने तक और जन्म से मरण की प्रक्रिया तक तार्किकता तार्किकता तार्किकता, यही वर्चू होनी चाहिए। सेकुलरिज्म का लेना देना सिर्फ इससे है, और लक्ष्य है अच्छा लाइफ, है ना, सिंपल हैप्पियर लाइफ। ठीक है, अब उसके लिए महात्मा गांधी देखिए, महात्मा गांधी फंडामेंटलिस्ट थे। अब ये जो शब्द हमने इस्तेमाल किया फंडामेंटलिस्ट, तो ये मतलब नहीं कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, ये शब्द जो कि उधर ही यूज होता है तो फिर आतंकवाद और ये वो ऐसा हो जाता है, नहीं। गांधी जी बोलते थे कि भाई अपना पुराना टाइप का चीज पे चलो, बेसिक शिक्षा की नीति पर चलो। वो फंडामेंटलिस्ट का मतलब वो था जो हमारे चीज़ों से मैच करता है, हमारे साधनों से मैच करता है, हमारे तरीकों से मैच करता है, बेसिक शिक्षा की नीति। लेकिन हम लोग छोड़ करके पब्लिक स्कूल की नीति पर गए, परिणाम बहुत अच्छा नहीं हुआ। और 2018 में, 2014 में, 15 में हम लोग स्किल डेवलपमेंट का मिनिस्ट्री बनाए हैं। गांधी जी का सुने होते तो ये 1950 के दशक में बना होता, और खुरपी, कुदाल, फावड़े और चरखा के लिए, है ना, मिनिस्ट्री उस जमाने में बनी होती, और माइक्रो लेवल पे नीचे काम हुए होते। ठीक है, और शायद इंडिया का रूप बदला होता उन्हीं चीज़ों से। हम एक नया ही चीज़ सिखा गए होते, नया तरीका पूरी दुनिया को दे गए होते। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के इस्तेमाल दुनिया के लोग कर रहे होते, हम एडिडास और डैमिलानो और लापाज, लाकार्ते नहीं यूज़ करते, है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं किए। खैर, तो विजनरी थे और उनका अपना एक अप्रोच था। जो शासन चलाने वाले लोग थे वो चूँकि शासन में रहे नहीं और इस वजह से वो आ नहीं पाया, ये एक अपनी समस्या है। ठीक है, तो मुख्य बात रैशनैलिटी, तार्किकता, विज्ञानवाद, प्रत्यक्षवाद, एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिविज्म, इन्हीं चीज़ों से सेकुलरिज्म का लेना देना है। अगला पॉइंट आगे, अब समझिए, पीटीवीटी में बहुत ध्यान देकर टिक मारना है। विवेकानंद कहते थे ना कि भारत जो है धार्मिक राज्य है और धर्म से ही इसकी समस्या का समाधान होगा। तो जहाँ तक रिलीजन का मामला है, रिलीजन के मामले में हम तटस्थ नहीं हैं। ये सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं है भारत में कि हम धार्मिक रूप से तटस्थ हैं, नहीं। भारत धार्मिक रूप से सक्रिय, अति सक्रिय स्टेट है, राज्य है।
लेकिन ये सक्रियता एक धर्म के लिए नहीं है। हम हज टर्मिनल भी बना रखे हैं, हज कराने भी भेजते हैं लोगों को, मानसरोवर यात्रा भी कराते हैं। जो जैसे करना चाहता है वैसे करवाते हैं। अब धार्मिक संस्कारों से लिप्त अगर हैं तो स्टेट में जो नॉन प्रॉफिटेबल एरिया है, आप बैठ के स्टूडेंट होने के नाते आप पहले पेपर में पढ़े होंगे, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। लोक प्रशासन का महत्व तो क्यों है भाई? ये भेदभाव विहीनता पे चलता है, ठीक है। जैसे मृत्यु के बाद हम भाई दफनाना चाहें, जलाना चाहें, चिल कौवे खाना खिलाना चाहें, जो जैसा चाहें हम वैसा व्यवस्था रखें। सीएनजी से चाहें, लकड़ी से चाहें, जैसा चाहें, मोक्ष द्वार ऐसे ही। प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है नहीं ना, ये करता कौन है? पब्लिक एडमिट। किसके लिए? लोगों की आकांक्षाओं की शांति के लिए। लोग ऐसा सोचते हैं, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस में इसलिए करते हैं, वरना क्यों करते? तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली उसका संचालन करती है, वहाँ पैसा नहीं लगता होगा। ऐसी संस्था हम क्यों बनाएं जहाँ पे हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट करती है। तो ये देखने का बात है कि कितना ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है। राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, होगा कि नहीं होगा, ये जगह है कि नहीं है। कोर्ट ने जहाँ पे ऑर्डर दे दिया वहाँ एक हाथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, पीएमओ, और वो इस गवर्नमेंट की हाथ नहीं है, पुरानी गवर्नमेंट का हाथ रखा हुआ है, ठीक है। मनमोहन सिंह के ज़माने का ही पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से एक हाथ और एक साधु जी के तरफ से दूसरा हाथ रख करके वो शिलान्यास किया गया है। ये वो स्टेट है ना। और आप लोग भी जब डीएमएसपी बनोगे तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करवाना आपका काम हो जाएगा। मान लो झारखंड चले गए, देवघर के डीएम हो गए, तो एक महीना शंकर भगवान पे जल अच्छे से चढ़े, उसके लिए व्यवस्थाएं रहे, सारा काम भूल जाओ, यही काम आपका है, यही काम होगा। अब इलाहाबाद में कुंभ होगा तो कितने डीएमएसपी बनाए जाएंगे? मतलब जो कुंभ वाला क्षेत्र होता है ना, उसमें हम लोग कुछ टाइम के लिए उसमें बना देते हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें सुपरिटेंडेंट होंगे, उसके 3-3 डीएसपी होगा, थाना होगा उसमें, यहाँ से वहाँ तक का थाना, यहाँ से वहाँ तक का थाना, वहाँ से वहाँ तक का, तो अलग से एसपी अपॉइंट किए जाते हैं। आपका यही काम ही है कि अब भाई धार्मिक मान्यता है कि नहीं है, वो उससे हमें लेना देना नहीं है। लेना देना इससे कुछ लोगों की धार्मिक मान्यता है कि इस तारीख को इतने बजे इसमें अमृत आने वाला है, और कुछ नागा साधु उसमें जाएंगे, है ना। और वो इतने ऐसे हैं कि जहाँ लेट के तो चूटा से काट कुट देंगे, एकदम कुछ भी हो जाएगा, मर्डर वर्डर सब हो जाएगा। तो आपका काम है नहलाना, उनको प्रायोरिटी देना। बड़े दुख में रहते हैं वो कहाँ कहाँ अपना रहते हैं, कैसे विद्रूप कंडीशन में रहते हैं, जाड़ा गर्मी सब जैसे हैं, न्यूड रहते हैं, सब बहुत सारा है। और आपका काम नहलवाना, धार्मिक काम, यही काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको करना है, प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो इस तरह का ये कंट्री है। तो इसमें कहीं भी कोई चिंता, कोई ये ना रखें जैसे आए निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। पहला, भारत धार्मिक रूप से तटस्थ राज्य है। सही कि गलत है? गलत है। धार्मिक रूप से सक्रिय है, किंतु यह सक्रियता ऐसा नहीं कि एक धर्म के लिए है दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए है जी। अब धर्म छोड़िए ना, उससे नीचे चले जाइए, एक ही धर्म में मान लीजिए हिंदू में तो इतना क्लासिफिकेशन है, पूछिए मत, कुंभ में जाके देखिएगा। मैं तो कभी जाता हूँ तो गिनता हूँ कि अच्छा कितने तरह के, ये किस तरह के बाबा हैं, ये किस तरह का बात कराते होंगे, तो गिनते गिनते थक जाता हूँ मैं, फिर भी कंप्लीट नहीं होता। उन्हें चलो भाई, फिर मुझे फ्लाइट में एक व्यक्ति मिले एक बार, बड़े गजब के, उनके लॉजिक देख के तो मैं बहुत ही दंग रह गया। वो उस पंथ के थे, मतलब उन्होंने कहा हमें कि देखो हम लोग भगवान नहीं मानते, एकदम पक्का एकदम ठेठ हिंदू था, ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे कोई दिक्कत हो, ये मूर्ति वाले ये सब नहीं, वो राम नहीं जो दशरथ के जन्मे थे, असली वाले ब्रह्मत्व। तो उनकी सोच ये है कि जैसे क्या है ना, मनुष्य का जब वो गर्भ में होता है तो उसको बड़ा दर्द होता है, तो भगवान से मतलब मनाता है कि भाई हमें ना, अब जब हम आ जाएंगे ना बाहर, बहुत नाम लेंगे आपका, बहुत नाम लेंगे, अब मतलब बख्श दीजिए हमें, तो उसको मुक्ति मिल जाता है और वो आता है। लेकिन यहाँ आके भूल जाता है,
तो वो ना भूलें, इसके लिए उनकी परंपरा है, उनके गुरु, उनके तरीके, उनकी अपनी पद्धति, उनकी ये, उनके अपने आश्रम, उनके ब्ला ब्ला। और महाराष्ट्र के इंडिया के सबसे बड़े पॉलिएस्टर बनाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, बिलियंस बिलियंस में जो है बिजनेस था, और उनका इस तरह का थॉट प्रोसेस। उनसे मैं मिला तो हमारा बिजली के जैसा जो है, और भी बहुत सारा बात मैं बता भी नहीं सकता, बहुत सारा कुछ इनफॉर्मल बातें ऐसे है ना। तो हमें लगा कि कितने तरह के, मतलब आप एक जन्म में तो संभव नहीं है जान पाए। तो जितने भी पंथ हैं सबको मान्यता है। फिर मुस्लिम में भी बहुत सारे शिया, सुन्नी और जितने भी हैं, बहुत सारी जानकारी हमें नहीं है धर्म की, वो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। तो और भी जितने होंगे सबको मान्यता है। आप जो जैसा करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं करें। अभी तो हमने एग्जांपल दिया ना, कोई बैम्बू ट्री पे चढ़ जाए ऊपर, बोले कि हमारे देवता इस पे आते हैं, तो हम लोग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, इंतजार में रहता है, हाँ देखो ये गिरे नहीं बस, लेकिन मना नहीं करना है। अब देखिए और भी आपको प्रैक्टिकल चीज, आप कोलकाता अगर चले जाओगे, जितना ईस्टर्न साइड में जाओगे तो काली पूजा, दुर्गा पूजा होता है। अब काली जी एग्रेसिव देवी है ना, दुर्गा जी का, तो काली पूजा है तो क्या है कि लोग चूंटा भाला लेके अपना चल रहे हैं, है ना, दो साइड से। तो पुलिस का काम क्या है, पुलिस वो रोक नहीं सकता, ऐसे देख हथियार उथियार लेके थोड़ी ऐसा आप बाहर जा सकते। अभी तो तलवार वलवार तो मुहर्रम में जैसे चलता रहता है, तो उसमें मना नहीं करते। पुलिस वाले बेचारे बिल्कुल परेशान तो रहते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर क्या है, देखते रहोगे जब तक एक दूसरे में ना चल जाए तब तक रोक नहीं सकते। धर्म के मामले में हमारा नियंत्रण कब होगा, जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। जब तक ये नहीं हो तब तक वो तलवार चलता रहे ऐसे ही, यही देखना आपका काम है, रोक नहीं सकते आप, रोकने का नहीं। तो आप सोचिए इंडिया ऐसा है, और आप लोग जाओगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपको बड़ा परेशानी होगा इस मामले को लेके। बड़ा विचित्र विचित्र तरह के लोग हैं, विचित्र तरह की पूजा पाठ की पद्धति, आप कुछ बोले नहीं पाओगे। कहीं पे कुछ ऐसा आपको खबर आएगी कि गड़बड़ कर रहा है, ऐसा है, जाओगे ना, हमारे देवी हैं, देवता ऐसे आते हैं, रात में हम पैर ऊपर नीचे, अब आपको चुपचाप हाथ जोड़ के आ जाना है, नहीं तो चला जाएगा कोर्ट में, या किसी एनजीओ को बोल देगा कि जरा इनको जरा बोलिए तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कैसे खलल देने आए। तो ये है, तो आप लोग को भी बड़ा संभल के नौकरी करना पड़ेगा, वरना 1 सेकंड लगेगा सस्पेंड होने में, ज़्यादा टाइम नहीं, क्षण भर में सस्पेंड होना जो इसको कहते हैं वो ये है, क्योंकि इसका बड़ा है। तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है रिलीजन के मामले में, और इतना प्रोएक्टिव स्टेट ये है, इसलिए किसी भी तरह का कोई डाउट, कंफ्यूजन, शक शुबहा ना रखें। सेकुलरिज्म को इन्हीं अर्थों में, है ना, आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्स में। चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो उद्देशिका ऑब्लिक प्रस्तावना, उद्देशिका ऑब्लिक प्रस्तावना किसी संवैधानिक व्यवस्था, किसी संवैधानिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके महत्व व प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। 150 शब्द। दूसरा, भारतीय संविधान, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, ऐसा लिख दीजिए,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता और समाजवादी शब्दों के निहितार्थ का वर्णन करें। निहितार्थ का वर्णन करें। 150। ठीक है। क्या कारण है, अगला क्वेश्चन, क्या कारण है कि लिबर्टी स्वतंत्रता, लिबर्टी सब जरूर लिखिए, लिबर्टी में ही समता और बंधुता की भावनाएं अंतर्निहित होती हैं। अपने तर्क दें, अपने तर्क प्रस्तुत करें। 150 शब्द। भारतीय संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में, उद्देशिका में प्रस्तावना में बंधुता शब्द की प्रासंगिकता का वर्णन करें। बंधुता शब्द की महत्ता व प्रासंगिकता का वर्णन करें। आखिरी सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द को, न्याय को इन्वर्टेड कॉमा में ले लीजिए, न्याय शब्द को किन अर्थों में विश्लेषित किया गया है? इसके भावार्थ को समझाएं। इसके भावार्थ को समझाएं।